तो इस वक्त ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर करगिल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए। देखिए तमाम जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनका अभिनंदन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो करगिल पहुंचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पे प्रधान तो आपको बता दें कि आज से ठीक 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को लद्दाख के करगिल में पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था और इस जंग में भारत ने अपने 527 जवान खोए थे। 1363 जवान जंग लड़ते हुए जख्मी भी हुए थे, लेकिन भारत के जवानों ने अपनी खून का कतरा कतरा देकर भारत मां की रक्षा की। और करगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आएंगे। तो द्रास के वॉर मेमोरियल में शहीदों को यहां पर देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पीएम मोदी करगिल युद्ध स्मारक पर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आज से ठीक 25 साल पहले यानी कि 26 जुलाई 1999 को लद्दाख के करगिल में पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था और इस जंग में भारत ने अपने 527 जवान को खो दिया था। बेहद ही दुखद ये खबर थी और 1363 जवान जंग लड़ते हुए जख्मी भी हुए थे, लेकिन भारत के जवानों ने अपनी खून का कतरा कतरा देकर हमारे देश की यानी कि भारत माता की रक्षा की थी। और करगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं और करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो पूरे देश के लिए ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई थी और इस खबर को 25 साल हो चुके हैं और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन शहीदों ने भारत माता के लिए हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और उन कुर्बानी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए उस कुर्बानी को नमन करते हुए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो 26 जुलाई 1999 लद्दाख के करगिल में पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने खदेड़ दिया था। अपने बुलंद परचम यहाँ पर जवानों ने लहराया था, लेकिन बेहद दुखद खबर भी यहाँ पर सामने आई थी क्योंकि इस जंग में भारत ने अपने 527 जवान को खो दिए थे। और आज 25वीं वर्षगांठ है करगिल विजय दिवस की और इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन कर रहे हैं। तो 527 जवान तो हमने खोए ही थे, लेकिन साथ ही 1363 जवान जंग लड़ते हुए जख्मी भी हुए थे। तो करगिल में कब क्या हुआ था ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं पूरे तिथि के साथ। और इस वक्त करगिल पहुंचे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चरवाहे ने हथियारबंद घुसपैठियों से यहाँ पर जंग भी हुई थी और 5 मई 1999 सेना ने घुसपैठ वाले इलाकों में गश्त किया था। पाक सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे और चरवाहे ने हथियारबंद घुसपैठियों की जानकारी सेना को दी थी। तो वॉर मेमोरियल द्रास से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो 26 जुलाई 1999 को की पूरी घटना है जब पूरा देश स्तब्ध हो चुका था, क्योंकि 527 जवान हमने खो दिए थे और इस वर्षगांठ को 25 साल हो चुके हैं। 25वीं वर्षगांठ है करगिल विजय दिवस की। 25वीं वर्षगांठ पर नमन करने के लिए शहीदों को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो सेना के शीर्ष कमांडरों से भी यहाँ पर पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो शहीद हुए थे, जो जवान थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, उन्हें नमन किया है। तो करगिल युद्ध को देश कभी नहीं भूल पाएगा और जो जवान जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए और भारत माता के लिए, उन जवानों को भी देश ने कभी नहीं भूला। और इसी के तहत देश के प्रधानमंत्री 25वीं वर्षगांठ पर करगिल युद्ध के हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
तो इंडियन आर्मी ने खदेड़कर पाकिस्तानी आर्मी को ऑपरेशन विजय को सफल बना दिया था और इस जंग में भारत ने जिन 527 जवानों को खोए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। 1363 ये वो संख्या है जितने जवान जंग लड़ते हुए जख्मी भी हुए थे, जिनमें से कई की स्थिति गंभीर भी थी। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन दुखद खबर यहाँ पर यह सामने थी क्योंकि हमारे देश ने 527 जवानों को खो दिया था। तो सबसे पहले पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जो तमाम जो जवान यहाँ पर मौजूद थे उन्हें यहाँ पर उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत भी करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जिसके बाद उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और इस वक्त लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर सभी जवान जो कि शहीद हुए थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, उन्हें प्रधानमंत्री नमन कर रहे हैं। तो ये वो दिन है जिस दिन को पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। ऐतिहासिक ये दिन था क्योंकि इस दिन कारगिल युद्ध हुआ था और हमारे देश ने अपने 527 जवानों को खो दिया था। तो इस दिन की अगर आपको डिटेल में हम जानकारी दें तो लेफ्टिनेंट कंबमपति नचिकेता आईएफ टीम नौयुद्ध प्रभावित बटाली क्षेत्र में ड्यूटी पर थे और उन्हें 17,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 27 मई 1999 वो तारीख है जब इन्होंने अपने फाइटर प्लेन यानी कि मिग 27 से टारगेट सेट कर फायर किया था और इनके इंजन में आग लगी थी, जिसकी वजह से काफी मशक्कत के बाद भी इन्हें आग पर काबू पाने में सफलता नहीं मिली थी। एक बड़ा हादसा इसे भी कहा जा सकता है। और 5 जुलाई 1999 जब पाकिस्तान ने सेना पर युद्ध किया था, भारतीय सेना ने द्रास और कारगिल पर अपना कब्जा जमाया था, जिसके बाद हमारे जवानों ने पूरी तरीके से साहस दिखाया और उन्हें खदेड़ निकाला। तो 25 साल हो चुके हैं कारगिल युद्ध को और आज से ठीक 25 साल पहले 26 जुलाई 1999 को लद्दाख के करगिल, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी ने खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था और एक बड़ी जीत भी यहाँ पर दर्ज की थी। लेकिन इस जंग में भारत ने अपने 527 जवान भी खो दिए थे और उन जवानों को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि, उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी सभी जवानों को, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर नमन कर रहे हैं। तो 84 दिनों तक कारगिल का युद्ध चला था और 25 वर्ष इस युद्ध को अब हो चुके हैं। 3 मई 1999 चरवाहे ने घुसपैठियों को देखा था, जिसके बाद इसकी जानकारी दी थी और एक बड़ा युद्ध यहाँ पर हुआ था। चरवाहे ने हथियारबंद घुसपैठियों की जानकारी सेना को दी थी और जैसे ही इसकी जानकारी सेना को लगी, सेना ने तुरंत ही अपना मोर्चा संभाल लिया था। अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के आर्मी यहाँ पर थे, उन्हें खदेड़ कर एक बड़ी विजय यहाँ पे प्राप्त की थी, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है और इसे सफल बनाया था। तो करगिल के जितने भी हमारे जवान थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्होंने यहाँ पर दी है। साथ ही जितने भी शहीद जवान हैं उन्हें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आपको देख रहे हैं। साथ ही कारगिल युद्ध को एक बार फिर से आपकी नज़रों में हम ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं, क्या हुआ था उस समय और कैसे हमने 527 जवानों को खोया था, साथ ही कैसे एक ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जवानों को नमन करने के बाद, उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जवानों से मुलाकात वो करेंगे और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर जवानों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं और कई सारे मुख्य विषय हैं जिनको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री उनसे वार्तालाप करते हुए यानी कि बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही दुख की एक घड़ी थी और आज भी रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 527 जवान देश ने खोए थे और इन शहीद जवानों को सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नमन नहीं करे, बल्कि पूरा देश उन्हें आज याद करता है और उन्हें नमन कर रहा है। तो 1999 26 जुलाई यानी कि आज का ही वो दिन था जब लद्दाख के करगिल में पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी ने खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था और इस दिन को पूरा देश कभी नहीं भूला। और आज का ही वो दिन है जब ठीक 25 साल पहले ऑपरेशन विजय को हमारे जवानों ने सफल बनाया था, जिसमें 1363 जवान जंग लड़ते हुए जख्मी भी हुए थे।
तो द्रास के वॉर मेमोरियल में शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। बाकायदा एक एक जवानों को उन्होंने यहाँ पर शहीदों को उन्होंने नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है और एक बार फिर से उनकी आंखें यहाँ पर नम होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ा युद्ध था जिसमें 527 जवानों को हमने खो दिया था। हालांकि इस युद्ध की अगर बात करें तो हमारे जवानों ने पूरी तरीके से अपना परचम लहराया था और कुर्बानी तो यहाँ पर 527 जवानों ने दी थी, लेकिन सभी जवानों ने अपनी बहादुरी यहाँ पर दिखाई थी और ऑपरेशन को सफल बनाया था। सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में
पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास
और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। शिंकुंतला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु से निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं।
चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर
चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं?
लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है।